सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठते हैं कि योगी सरकार सिर्फ जुमला फेंकती है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। आप सुनते हैं और मैं देखती हूँ, बस फ़र्क इतना है। मैं किसी और महिला की बात नहीं करूँगी। सबसे पहले तो मैं अपने घर, अपने परिवार और अपनी बात करूँगी। मेरी बेटी के साथ एक घटना हुई। कुछ लड़के अश्लील मैसेजेस मेरी बेटी को भेज रहे थे। लगातार 1 महीने तक मैंने अपना प्रयास किया, अपने लेवल से काम किया। जब मुझे लगा कि ये मेरे एंड से नहीं हो पाएगा तो मैंने इसके खिलाफ़ एफआईआर की। एफआईआर करने के 1 महीने के अंदर मेरी बेटी को न्याय मिला। और ये सारा सब कुछ अगर संभव हुआ तो योगी सरकार में हुआ। दोनों लड़कों के खिलाफ पॉस्को एक्ट लगा और दोनों जेल गए। मैं दूसरों की क्यों बात करूं? कही और सुनी हुई बातों से सरकार नहीं चलती। सरकार चलती है एक एक छोटे छोटे परिवार में कहाँ किसकी क्या मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वहाँ से चलती है। रही बात जुमलों की, तो जुमले बीजेपी सरकार नहीं देती है, जुमले देते हैं अखिलेश यादव, जो पिछले 4.5 साल से अपने घर में बैठे थे। कोरोना में इतनी महामारी हुई, इतनी दयनीय स्थिति हमारे देश प्रदेश सब जगह हुई। कहाँ थे अखिलेश यादव? सो रहे थे अखिलेश यादव। 6 महीने पहले वो दिखते हैं कि उनको चुनाव में आकर के कन्विंसिंग करते हैं और सोचते हैं सत्ता उनके बाप की है। सत्ता किसी की नहीं है। जो मेहनत करेगा, जो लगन से काम करेगा, जो जनता के बीच जाएगा, जो जनता के मुद्दों को समझेगा, सरकार वो बनाएगा। कहने के लिए तो कोई भी कह देगा कि ताजमहल हमारा है। वो तो लगातार कह रहे हैं कि अब हमारे चाचा भी साथ आ रहे हैं, कुछ छोटे छोटे दल भी आ रहे हैं, तो इस बार सब मिलकर बीजेपी का पत्ता साफ कर देंगे। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि अखिलेश यादव जी ने कहा कि छोटे छोटे दल मेरे साथ आ रहे हैं। क्यों नहीं? उन्हें अपने ऊपर विश्वास है। हमारे योगी जी तो नहीं कहते कि हम इससे गठबंधन करेंगे, हम उससे गठबंधन करेंगे। आप एक चीज़ बताइए, पहले अखिलेश यादव जी की अपने पिताजी से लड़ाई हो जाती, अखिलेश यादव जी की अपने चाचा जी से लड़ाई हो जाती। अखिलेश यादव जी गठबंधन करते हैं, बुआ और बबुआ का गठबंधन भी होता है, लेकिन वो 6 महीने टिकता नहीं। बड़े बड़े आश्वासन, बड़े बड़े वादे होते हैं कि ऐसे सरकार बनेगी, ऐसे सरकार चलेगी। वहाँ पे भी ये ठोस कदम नहीं उठाते और कुछ ही दिनों में इनका गठबंधन टूट जाता है। चाहे वो राहुल गांधी के साथ इनका गठबंधन हो, आज तक राहुल गांधी और चाहे ये हो अखिलेश यादव हो, जितनी भी बातें इन्होंने की जो जनता को लुभाने के लिए, कहीं भी ये स्टैंड नहीं ले पाए। अगर ये कहीं स्टैंड लेते, अगर इन्होंने बुआ और बबुआ वाली बात जो एक गठबंधन बनाया था, अगर वो स्टैंड लेते तो जनता उनके पक्ष में जाती, उनके बारे में सोचती। लेकिन ये कहीं स्टैंड ही नहीं ले रहे। जब ये खुद स्टैंड नहीं ले रहे, आज इसके साथ गठबंधन करते, कल उसके साथ गठबंधन करते हैं, तो ये व्यक्तिगत फायदे के लिए राजनीति कर रहे हैं, ये जनता के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। और मुझे एक चीज़ बहुत अजीब सी लगती है कि 4.5 साल तक अखिलेश यादव कर क्या रहे थे? आप ये देख रहे हैं कि हमारी प्रदेश सरकार, हमारी देश की सरकार कितनी विषम परिस्थितियों से गुजर रही थी। क्या वो अपने राजमहल से निकले? क्या मायावती अपने महल से निकली? एक गरीब, एक दलित के घर गई? क्या उन्होंने किसी को सिलेंडर मुहैया कराया, किसी को दवा मुहैया कराई? कितने लोग बिलखते हुए मर गए। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार थी कि एक एक जनता को जहाँ जहाँ जिस जिसको ज़रूरत थी वो वहाँ तक पहुँची। और दूसरी बात, मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि प्राकृतिक आपदा का राजनीतिकरण ना करें। ये प्राकृतिक आपदा थी जिससे भारतीय जनता पार्टी ने सशक्त रूप से, मजबूती से आज जो स्थितियां हमारे अनुरूप हुई हैं, ये माननीय योगी आदित्यनाथ की वजह से हुआ है। मायावती भी उतर चुकी हैं, लगातार प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही हैं। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी भी आ गई हैं। दोनों लोग कह रहे हैं कि हम लोग महिलाओं की सबसे ज़्यादा चिंता करते हैं, बीजेपी सरकार कोई चिंता नहीं करती। मायावती उतर चुकी हैं और सोनिया गांधी जी भी उतर चुकी हैं, अखिलेश यादव जी भी उतर चुके हैं। मायावती जी पढ़ करके, रीडिंग करके बताती हैं कि अब हम ये कर रहे हैं। राहुल जी जो उनको उनका सेक्रेटरी लिख के देता है वो बोलते हैं, और अखिलेश यादव जो थोड़े से पढ़े लिखे हैं, थोड़े बहुत जानकार हैं, वो बोलते हैं। क्या ऐसे प्रबुद्ध सम्मेलन होता है? ये जा कर के अपनी बात करते। कभी किसी प्रबुद्ध से ये पूछा है कि उनकी मूलभूत आवश्यकताएं क्या, उनकी क्या ज़रूरत है? इस बारे में कभी उन्होंने चर्चा की? प्रबुद्ध वर्ग अगर उसने उनसे जुड़ना भी चाहेगा तो कैसे जुड़ेगा? क्या आप 4.5 साल तक जनता से दूर रहते हैं और अचानक आते हैं, एक दिन में आप सारा समूह एकत्रित करते हैं और सारे प्रबुद्ध वर्ग आपके साथ हो जाएंगे? ये सोचने का प्रश्न है। सारे लोगों को सोचना चाहिए कि क्या 1 घंटे में अखिलेश यादव प्रबुद्ध को बहलाने और फुसलाने में कामयाब हो जाएंगे? हम देख रहे हैं कि सत्ता और सरकार कैसे चलती, किस तरह से हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने कैसे मेहनत की है। एक एक घर जाकर के, एक एक जगह जगह
कोरोना होने के बावजूद भी जैसे वो सही हुए हैं, वो एक छोटे छोटे से शहरों में गए हैं, लोगों की ज़रूरतों को समझा, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को समझा, जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता थी वो चीज़ सरकार ने अपने अंतिम छोर तक उन लोगों को मुहैया कराई। कहाँ थे अखिलेश यादव, कहाँ थी मायावती, कहाँ थी सोनिया गांधी, कहाँ थे राहुल गांधी? मेरा सवाल ये है, इन लोगों से पूछने की ज़रूरत है। कोई प्रबुद्ध इनके पास क्यों जाएगा, इनकी बातों को क्यों सुनेगा और इनको वोट क्यों देगा? इनके पास कौन सी नीतियां हैं? महिला सुरक्षा की बात करते हैं। आप ये बताइए, हमारा भूतपूर्व मुख्यमंत्री अपने पिता से पूरी सभा में माइक छीनता है, अपने चाचा से लड़ाई करता है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अब हम सबको मना लेंगे और सरकार बना लेंगे। ठीक है, आप एक बात बताइए, कोई एक गाल पे थप्पड़ मार दे और कहे कि ठीक है हम मना लेंगे, मुझे नहीं लगता है कि ये बात प्रबुद्ध जैसे लोग समझ पाएंगे। निचले पायदान पे उनके जो लोग हैं जिनको वो बहला फुसला सकते हैं, वहाँ तक तो ये चीज़ें मैं समझती हूँ। ठीक है, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, मैं विपक्ष के लिए नहीं कहूँगी, लेकिन 2022 ये पूरी तरह से तय हो चुका है कि अब योगी सरकार है और पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में भगवा रंग फैल चुका है। लगातार कहा जाता है कि बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। इन 4.5 सालों में मुसलमानों को दरकिनार कर दिया गया कि उनका कोई भी विकास नहीं हुआ। मेरे ख्याल से अल्पसंख्यक आयोग को इस बार नरेंद्र मोदी जी ने सबसे ज़्यादा धन दिया है, तो पहले इन लोगों को समझना पड़ेगा। अगर ये किसी जाति विशेष को अगर ये लेकर चलते हैं तो ये इनकी सोच गलत है। हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी किसी भी तरह की जाति को लेकर के कभी कोई बयानबाजी नहीं देते हैं, ना किसी को कुछ कहते हैं, बल्कि वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, बल्कि उनका ये सोचना है कि जब तक हम सब लोग एक साथ नहीं चलेंगे तब तक हमारे देश का विकास संभव नहीं है। और राष्ट्रवाद की अगर वो बात करते हैं तो मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ, चूँकि मैं हिंदुस्तान में रहती हूँ और मेरे अंदर राष्ट्रवाद की भावना होनी चाहिए। ओवैसी लगातार अखिलेश यादव पे तो आरोप लगाते ही रहे हैं कि उन्होंने मुस्लिम समुदाय का तुष्टीकरण किया, लेकिन जिस ओवैसी ये भी कह रहे हैं कि 3 तलाक के नाम पर मुस्लिम महिलाओं का वोट खींचकर उनके साथ भी दुहात किया। देखिए, मैं तो सबसे पहले बात करूंगी, चूँकि एक महिला हूं, मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम बहनें भी मेरी बहनें हैं। आप ये बताइए, क्या किसी पुरुष का 3 बार तलाक बोल देने से संबंध समाप्त हो जाता है? जो उनके साथ उसके बच्चे पल रहे होते हैं, क्या उनका भविष्य कहाँ होगा? ये आप बताइए, क्या उनका भविष्य खतरे में नहीं आएगा? अगर हमारे प्रधानमंत्री ने ये 3 तलाक को ख़त्म कराया तो ये मुस्लिम बहनों को भी इस चीज़ को समझना पड़ेगा। और एक ये बहुत बड़ा बदलाव है हमारे समाज के लिए। क्या हम पुराने नियम और कानून को लेकर के बैठे रहेंगे और इतनी सारी महिलाओं का घर बर्बाद होगा और उसे हम देखते रहें? लगातार अखिलेश हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, वो कह रही है कि मतलब एक जाति को सही से राशन दिया गया लेकिन दूसरी जाति को एक तरीके से इग्नोर किया गया। अगर कोई ये कहता है, राशन बांटने वाला कभी ये नहीं देखता है कि हिंदू है या मुस्लिम है। अगर हिंदू बहनों को राशन दिया गया है तो वहाँ मुसलमान बहनों को भी दिया गया है। मैं कहीं और की बात नहीं करूँगी, मैं पलटन छावनी की बात करती हूँ, जहाँ पर एक केंद्र है और मैं वहाँ पर गई भी थी। तो वहाँ 20-25 महिलाएं थीं, जिसमें से 15 महिलाएं मुसलमान थीं और 10 महिलाएं हिंदू थीं। और उन सब का कहना है कि बहन जी, मुझे पूरी तरह से, जब ये कोरोना काल था, मुझे पर्याप्त मात्रा में राशन मिला। हम लोग को कहीं किसी भी प्रकार की कोई समस्या हमारे योगी जी ने और मोदी जी ने नहीं होने दी। ये उनकी सोच है। अगर आप किसी भी एक जाति विशेष को लेकर के आप उन्हें दिग्भ्रमित करते हैं तो ये गलत बात है। जैसे अखिलेश यादव जी ने कहा कि वैक्सीन मत लगवाना, खुद जा कर के वैक्सीन लगवाई। NRC और ये CA की बातें हुई। आज कौन सा तालिबान में अगर इतनी बड़ी समस्या आई तो वहाँ से कितनी बहनें, एक सांसद वहाँ से यहाँ आई और उसने मोदी जी की तारीफ़ की, उसने योगी जी की तारीफ़ की। तो ये परिवर्तन है जो सपा बसपा के गले से नहीं उतर पा रहा है। वो लगातार कह रहे हैं कि गुंडा राज को लेकर हमेशा सवाल खड़े रहते हैं कि हमारी सरकार में कब था, इनकी सरकार में और बढ़ गया है। कौन कहता है कि गुंडा राज बढ़ गया है? जो बड़े बड़े भूमाफिया थे, चाहे मैं तो एक ब्राह्मण समाज से आती हूँ और मैं ये कहूँगी जो विकास दुबे के साथ हुआ वो सही हुआ। अगर कोई अपराधी है और उसे अगर सज़ा मिलती है तो वो सही है। क्या एक व्यक्ति, चूँकि मैं ब्राह्मण हूँ, अगर वो ब्राह्मण व्यक्ति 8 लोगों को गोली मारता है तो क्या उसे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? 8 परिवार बर्बाद हुए। आप ये सोचिए, अगर दाऊद की बिल्डिंग गिराई गई तो वो सरकारी ज़मीन पर अगर
अगर उन्होंने निर्माण किया था तो ये भी गलत है। अरे बड़े बड़े जो भू माफिया थे, सरकार जब अखिलेश जी की सरकार थी उस समय सब लोगों ने आवंटित कराई, उसमें बड़े बड़े निर्माण करा दिए, लेकिन ये चीज़ें गलत है। आपको सरकारी ज़मीन पर निर्माण करने की आवश्यकता ही नहीं, और अगर वो ज़मीन सरकार की होगी तो सरकार उसे वापस लेगी, तो इसमें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं और इसे मेरे ख्याल से हृदय बड़ा करने की ज़रूरत है। अखिलेश यादव, मायावती, ओवैसी, एक तरफ मायावती ने तो कह दिया है कि अब गुंडों को या फिर बाहुबलियों को टिकट नहीं देंगे, लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव और ओवैसी लगातार अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के संपर्क में हैं। क्या लग रहा है इसको देखते हुए? देखिए वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, संपर्क साध रहे हैं, उनका करना जो है वो सब सही है, क्योंकि ऐसे तो सरकार बनने वाली नहीं है जब तक वो मायावती के पास नहीं जाएंगे, जब तक वो राहुल गांधी के पास नहीं जाएंगे, जब तक वो ओवैसी के पास नहीं जाएंगे, जब तक चाचा के पास नहीं जाएंगे। वो पूरी तरह से सभी गठबंधन के पास घूम रहे हैं, अपना विचरण कर रहे हैं कि कहीं से भी सब कुछ सही रहे और उनकी सरकार बन जाए, ऐसा उनका सोचना है। लेकिन जनता का रुख पूरी तरह से भाजपा में हो चुका है और सारी जनता, जितनी भी हमारी उत्तर प्रदेश की जनता है, उसने अपना मन बना लिया है कि 2022 योगी सरकार होगी।